सो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हम बात कर रहे थे ना टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ की। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जब हम सेल को एक सर्किट में लगा देते हैं तो उस सेल के दोनों टर्मिनल्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जब वो सेल यूज हो रहा है सर्किट के अंदर, ठीक है, जो हमने लास्ट क्लास खत्म करी थी, ये हमारा एक सेल है, इस पे लिखा है 1.5 वोल्ट। तो इसके दोनों टर्मिनल्स में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 1.5 वोल्ट। इसके दोनों टर्मिनल्स में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? 1.5 वोल्ट। यूज करो चाहे ना करो, लेकिन जब यूज करोगे तो इससे कम हो जाएगा, क्योंकि जब इसमें से करंट फ्लो करने लगेगा तो फिर इसकी एनर्जी खर्च होगी, कुछ एनर्जी अपने ही इंटरनल रेजिस्टेंस को ओवरकम करने में खर्च हो जाएगी। समझ में आया? सो इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, it is the potential difference between two terminals of a cell in a closed circuit. That is when some current is drawn from the cell. It is the potential difference between two terminals of a cell in a closed circuit. जब उसमें से करंट ड्रॉ किया जा रहा हो, समझ गए? और ईएमएफ क्या बताया था? जो ओपन सर्किट में है, यानी जब सेल को यूज नहीं कर रहे, यानी जितने के लिए सेल डिजाइंड है, उसको बोलते हैं ईएमएफ, जिसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ईएमएफ बताओ। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट तो एक कॉमन कांस्टेंट है फिजिक्स में, कई बार हमने पढ़ा नहीं है, 11th में भी था। एवोगैड्रो नंबर, सॉरी, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। वो पार्ट हमने कवर करना ही नहीं, क्योंकि वो क्वेश्चन नहीं आएगा उससे रिलेटेड। √3m/kT वाला है ना, हाँ वो नहीं आएगा। वो जो बता रहा हूं ना मैं तुमको कि इलेक्ट्रॉन्स में थर्मल एनर्जी होती है ना, उसी से रिलेटेड है कि फिर उसकी आरएमएस वेलोसिटी निकालने का वहां पे फॉर्मूला दिया हुआ है ना। हाँ, तो हमें करना ही नहीं, वो पूछा ही नहीं जाता। वो उसको समझाने के लिए चार चीजों में और घुसना पड़ेगा, कभी उससे आता ही नहीं क्वेश्चन, है ही नहीं, मतलब वो पार्ट एसएल में होगा।
वो 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 पढ़ाना नहीं है, वो तुमसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि 11th का ये फॉर्मूला तुम्हें पहले से पता होगा। वो फॉर्मूला 11th का है, 12th का थोड़ी है, और वहां से रिलेट करके बता रहा है वो। नहीं, छोड़ दो, एसएल कोई सारी थोड़ी करनी है ना। एसएल सिर्फ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए होती है। मेन तुमको फॉलो करना है एनसीईआरटी और पीवाईक्यूएस, और एसएल तब नहीं करनी जब एग्जाम हो। हाँ, वो तो अभी करनी है, जब चैप्टर चल रहा है तो टॉपिक को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करने के लिए उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने हो तो कहां से करें, उसके लिए है। हाँ, तभी तो बोलता हूँ पीवाईक्यूएस करने को, तभी तो बोलता हूँ वर्कशीट्स करने को। वर्कशीट्स जो दी हुई हैं वो सारे उसमें से चूज करके वो क्वेश्चंस हैं जो बार बार आते हैं, और 80-90% वही क्वेश्चन रहेगा। अभी उन वर्कशीट्स को अच्छे से कर लो। हाँ, एचसी वर्मा में भी है वो। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ अ सेल इन एन ओपन सर्किट। ओपन सर्किट मतलब जैसे मैंने सेल ले लिया एक हाथ में, ठीक है, सेल ले लिया हाथ में, और ये हमारा अभी वो सेल है, बस मान लो ये मेरे पास एक सेल है, पेंसिल सेल। पेंसिल सेल कहाँ है भाई, पेंसिल सेल लाओ, कुछ है नहीं, हाँ ये होगा। ये सेल है, ये सेल है, ये अभी क्या इसको यूज कर रहे हैं कहीं, नहीं यूज कर रहे ना, तो इसके दोनों टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, जो इस पे लिखा है, इस पे लिखा है 1.5 वोल्ट, तो इसके दोनों टर्मिनल से पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 1.5 वोल्ट। दैट इज कॉल्ड ईएमएफ। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने इसको सर्किट में लगा दिया, मैंने इसको सर्किट में लगा दिया। अब ये सर्किट चल रहा है मेरा, है अब ये मतलब यूज हो रहा है, अब इसमें से करंट ड्रॉ हो रहा है, तो अब इसके दोनों टर्मिनल्स में पोटेंशियल डिफरेंस 1.5 नहीं है, कम है। कितना, 1.4 होगा, 1.45 होगा। यानी जितना पार्ट इसके अपने इंटरनल रेजिस्टेंस पे खर्च हो गया उसको ओवरकम करने में, वो काट दो, बाकी जो बचा वो होगा इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, सो इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस between two terminals of an open circuit, that is when no current is drawn from the cell. टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को हम डिनोट करेंगे V से, ईएमएफ को हम डिनोट करेंगे इस सिंबल से, ईएमएफ का जो सिंबल है ई जैसा लगता है, ठीक है। अब एक सर्किट यहां पे लो, ये एक सेल है और ये इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये इस सेल की ईएमएफ है ई, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है आर, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है आर, और ये पूरा सेल है इंक्लूडिंग द इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, समझे, ये आर कोई हमने अलग से नहीं लगाया, मतलब जो सेल है उसका जो मटेरियल है उसका जो रेजिस्टेंस है, विच इज कॉल्ड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, ये वो है। सो
अब यहां से करंट आया आई, अब ये क्लोज सर्किट है, यहां से करंट आया आई। अब जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो ये है कि सेल के जो दो टर्मिनल्स है, यानी यहां से लेकर यहां तक, दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज वी। बट क्योंकि यहां से लेकर यहां तक कुछ भी नहीं लगा हुआ और यहां से लेकर यहां तक भी कुछ भी नहीं लगा हुआ, तो जो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा एक्सटर्नल रेजिस्टर के, और जो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा सेल के, वो सेम ही तो होगा, वो सेम होगा ना। उसी को तो हम बोल रहे हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। समझ आया? तो जरा इक्वेशन देखें हम। जो इंटरनल रेजिस्टेंस है सेल का, वो ऐसे बिहेव करता है जैसे कि वो सेल के साथ सीरीज में हो, तो ये एक्सटर्नल वाले के साथ भी सीरीज में है। तो आर इक्विवेलेंट ऑफ दिस सर्किट, जब सीरीज में होते हैं दो रेजिस्टर्स, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होता है? आर प्लस आर। टेंथ में पढ़ा है, टेंथ में पढ़ा है सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है? R1 प्लस R2 प्लस R3 है ना। और पैरेलल में क्या होता है? 1/R प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब 12th के सिलेबस में तो है नहीं, लेकिन यूज तो होगा, तो 10th वाला याद है ना तुमको। तो R इक्विवेलेंट इज R प्लस R। तो करंट कितना हो गया सर्किट में? सर्किट में करंट हो गया सर्किट का वोल्टेज अपॉन सर्किट का रेजिस्टेंस बाय ओम्स लॉ, I इक्वल टू E अपॉन R प्लस R। और ये वाला जो V है, ये वाला जो V है वो क्या है? I इंटू R। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो E आ गया IR प्लस IR, और ये हो गया हमारा V प्लस IR। तो सिंपल सा रिलेशन है V इक्वल टू E माइनस IR, विच इज द रिलेशन बिटवीन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड EMF ऑफ द सेल। देखो पोटेंशियल डिफरेंस होता है I इंटू आर, तो इस वाले में I करंट है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R, तो यहां पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? IR। यहां पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? IR। कहां कहां कहां? यहां गलत, यहां पे करंट है I। तुम तो लिख कर पहले छापने में लगी हुई है, उसकी बात नहीं कर रहा था मैं अभी। मैं कर रहा हूं, फिर देख रहा हूं तेरे को, तू देखे देखे देखे। तो मतलब मैं कह रहा हूं वेट किया करो, बहुत कॉन्सेप्ट मिस कर जाते हो इस चक्कर में। IR, यहां पे करंट है I, यहां पोटेंशियल डिफरेंस है I इंटू आर। टोटल हमने E लगाया, E लगाया ना, और उसमें से यहां कितना खर्च हो गया? I इंटू आर। तो यार तुम सोचो बाहर के लिए कितना बचेगा? E माइनस IR ही तो बचेगा बाहर के लिए, और जो बाहर के लिए बचा वही टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। इसका मतलब है V इक्वल टू E माइनस IR, V इक्वल टू E माइनस IR। सो ये याद रखना है, ये रिलेशन है बिटवीन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड EMF। अभी रुक जाओ, एक तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है यहां पे। दूसरा, यहां से इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या मिला? E माइनस V बाय I। और I क्या है? I है V बाय R। तो अगर I को V बाय R रख दें तो R ऊपर चला जाएगा, और अगर V को इन दोनों से डिवाइड कर दें तो R हो जाएगा E बाय V माइनस 1 इंटू R। This is the relation between internal resistance, EMF and terminal potential difference। समझ आ गया? सारे फॉर्मूले इनको याद रखना है, समझ भी लो, अब नोट कर लो इसको ठीक से।
सो ये जो इक्वेशन है ये है डिस्चार्जिंग की। देखो सेल जब सर्किट में यूज हो रहा है तो हम उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिस्चार्जिंग। अरे जो तुम सेल लगा दिए हो सर्किट में, रिमोट में सेल लगा दिया, टॉय मीटर सेल लगा दिया, घड़ी में सेल लगा दिया, तो वो सेल खर्च तो हो रहा है, यूज हो रही है उसकी एनर्जी, तो वो लगातार उसकी क्या चल रही है? डिस्चार्जिंग। तो ये जो इक्वेशन है ये डिस्चार्जिंग की है। V इक्वल टू ई माइनस आई आर, ये डिस्चार्जिंग की इक्वेशन है। लेकिन चार्जिंग की इक्वेशन इसका उल्टा होगी। चार्जिंग की इक्वेशन क्या होगी? जब चार्ज करोगे तो तुम्हें ऐड करके नहीं देना पड़ेगा। सोचो, एक सेल का ईएमएफ है 10 वोल्ट, ईएमएफ है 10, और तुम उसको जब चार्ज कर रहे हो तो तुमने भी उसके उसके अक्रॉस 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाया। तो मान लो 1 वोल्ट उसके इंटरनल रेजिस्टेंस पे खर्च हो जाता है, तुमने 10 वोल्ट उसको चार्जिंग के लिए दिया, तो 1 वोल्ट तो खर्च हो जाएगा, तो उसको तो ना ही नहीं मिलेगा। समझे बात को? तो तुम्हें कितना लगाना पड़ेगा? तुम्हें लगाना पड़ेगा 11, ताकि 1 वोल्ट अपने इंटरनल रेजिस्टेंस पे खर्च करने के बाद भी उसके पास 10 हो खुद को चार्ज करने के लिए। तो वो जो इसके इंटरनल रेजिस्टेंस पे खर्च हो रहा है पार्ट, यानी कि आई आर, वो तुमको इसमें ऐड करना पड़ेगा। क्या सिर्फ ये चाहिए क्या? हम्म। ठीक। ईएमएफ और ई वर्सेस आर, नहीं वी, ई का तो ये तो कांस्टेंट है, वी वर्सेस आर का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बीच में ग्राफ बनाया जाए। क्या रिलेशन होगा इन दोनों के बीच में? अपना कोई रिलेशन निकालो, यहां से निकाल लो, यहां से सॉरी, वी आई आर इक्वल टू ई माइनस वी, और ये हो गया अभी जो हमने पीछे निकाला था V और R। अच्छा, V इक्वल टू, इसी ऑर्डर में रखो, V इक्वल टू ई माइनस आई, आई की जगह V बाय आर रख दिया इंटू आर, तो V कॉमन आ गया, 1 प्लस आर बाय आर इक्वल टू ई। ये इधर आ गया ना, ये इधर आ गया और V कॉमन आ गया। हम देखो V और R का ग्राफ बनाना चाहते हैं। R है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और V है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस।
तो हम इन दोनों का ग्राफ बनाना चाहते हैं, तो ये इधर आ गया, तो v कॉमन आ गया और एलसीएम लिया तो ये आया, v आ गया हमारा ई आर अपॉन आर प्लस आर, ये रिलेशन आया। बट ये रिलेशन ना ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि ग्राफ जब हमको बनाना हो तो हम क्लियरली ये देखना चाहते हैं कि जो हमारी क्वांटिटी है जिसका हमने ग्राफ प्लॉट करना है वो दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हमारे लिए ग्राफ प्लॉट करना इजी हो जाता है। अब यहां पे हम ग्राफ बनाना चाह रहे हैं वी और आर का, वी और आर का, लेकिन तुम देख रहे हो कि वी के लिए आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी है। अब हम कंफ्यूज हो गए, तो हम एक काम करें कि इसको इधर ले जाएं, आर को नीचे ले जाएं, अब सोचो। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं, तुम ये सोचो कि जैसे सपोज लेट स्टार्ट विद आर इक्वल टू 0, आर इक्वल टू अगर 0 हो, आर अपॉन 0 इंफिनिटी हो जाएगा, नहीं नहीं नहीं, 1 प्लस इंफिनिटी क्या होगा, इंफिनिटी, है ना। तो या यहां से देख लो, लेकिन यहां से भी तो रिजल्ट सेम आना चाहिए। मैंने क्या कर दिया, आर इसके नीचे जाएगा ना, यहां से देख लो, चलो आर को 0 डाला तो वी क्या है, 0, वो तो हमें यहीं से पता लग रहा है रिजल्ट, आर को 0 डाला तो वी 0 है, यहां पे आर को डालो इंफिनिटी तो वी क्या आएगा, ई अपॉन 1 प्लस आर अपॉन इंफिनिटी, आर अपॉन इंफिनिटी क्या होता है 0, 1 प्लस 0 1, तो v इक्वल टू क्या आएगा e। तो हमारे पास ये दो एक्सट्रीमिटीज आ गई कि अगर अगर r 0 है तो v भी 0 है, और अगर r इंफिनिटी है तो v क्या है e, यानी कि r के बढ़ने से v बढ़ेगा, r के बढ़ने से v बढ़ेगा, लेकिन कहां तक बढ़ेगा, सिर्फ e तक। आर के बढ़ने से v बढ़ेगा, लेकिन कहां तक बढ़ेगा, सिर्फ e तक बढ़ेगा। तो ऐसा ग्राफ ऐसे बनेगा, कोई चीज बढ़ते 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 e को अप्रोच कर रही है, क्योंकि e तो v तब होगा जब r इंफिनिटी होगा, वो तो पॉसिबल नहीं है। तो r अगर मैं इस एक्सिस में लेता हूं, r अगर मैं इस एक्सिस में लेता हूं और v इधर लेता हूं, और यहां पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं ये, विच कॉरेस्पॉन्ड्स टू ईएमएफ, तो ये ग्राफ ऐसा बनेगा, है ना, कि तुमने आर के बढ़ाने से वी बढ़ाना है, लेकिन बढ़ते 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 वो ई तक पहुंचेगा, लेकिन टच नहीं करेगा इसको, क्योंकि आर जब इंफिनिटी है तब है ना वी ई के बराबर। तो ऐसे समझ में आया। दो ग्राफ यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ग्राफ है तुम्हारा वी वर्सेस आर ग्राफ, जो यहां पे हमने बना दिया, और ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, ये वाला तो मैं यहीं लिख देता हूं। सो आर को 0 डाला तो वी भी क्या हो गया 0, वो यहां से हमने डाला। दूसरा ग्राफ हम कर लेते हैं v वर्सेस आई ग्राफ, इसके अंदर v वर्सेस आई ग्राफ, v और i का ग्राफ यहां से ले लो, v और i, तुम्हें पता लाइन की इक्वेशन होती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी,
ये है ना, और हमें ग्राफ किसका बनाना है, वी और आई का, यानी कि हमारा वाई जो है वो ये है और एक्स ये है। तो कंपेयर अगर हम करेंगे तो स्लोप हमको मिलेगा माइनस आई, और वाई इंटरसेप्ट हमें मिलेगा ई। इक्वेशन क्या होती है, वाई इक्वल टू, लाइन की इक्वेशन होती है वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो m की जगह क्या आ रहा है, माइनस आई, c की जगह क्या आ रहा है, e। तो नेगेटिव इंटरसेप्ट, नेगेटिव स्लोप एंड पॉजिटिव इंटरसेप्ट, नेगेटिव स्लोप एंड पॉजिटिव वाई इंटरसेप्ट। क्या चीज, नहीं नहीं, सॉरी, आई नहीं, आई के साथ वाला, ठीक है। पॉजिटिव इंटरसेप्ट नेगेटिव स्लोप, कैसा होगा ग्राफ, पॉजिटिव इंटरसेप्ट नेगेटिव स्लोप, ऐसा, पॉजिटिव इंटरसेप्ट नेगेटिव स्लोप। और इंटरसेप्ट क्या है इसका, इसका इंटरसेप्ट है ई, यानी कि ये क्या है, ई, और ये वी है, ये आई है। अच्छा, तो ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट वो है जब वी जीरो है, वी जीरो डाल इसमें, आई क्या आएगा, ई बाय आर। सो दिस पॉइंट इज ई बाय आर। समझ आया, ये पॉइंट है ई बाय आर। तो अगर तुम्हें ये ग्राफ दिया हो और ई पूछा हो और इंटरनल रेजिस्टेंस पूछा हो, तो सब इस ग्राफ की मार्किंग, जहां पे ये लिखा हुआ है 6, तो ई क्या हो गया 6, यहां पे लिखा हुआ है 8, तो ई हो गया 6, तो 6 बाय आर इक्वल टू 8, तो आर आ गया 6 बाय एस। समझ में आया, नोट कर लो। हाँ, सीरीज कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। दो सेल्स लगा दिए, देखो, एक ये सेल लगा दिया हमने, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, एक ये सेल लगा दिया, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। सीरीज में हमने दो सेल लगा दी, इसकी ईएमएफ है E1, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R1, इसकी ईएमएफ है E2, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R2। यहां से यहां तक पोटेंशियल डिफरेंस, भाई सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस अलग होता है, तो यहां से यहां तक पोटेंशियल डिफरेंस है V1, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V2, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V हो गया V1 प्लस V2 सीरीज में। और करंट तो सेम होगा दोनों में, सीरीज में करंट सेम, करंट आई सेम, दोनों के लिए इक्वेशन लगाओ, दोनों के लिए इक्वेशन लगाओ। V, अभी पीछे हमने इक्वेशन लगा ली, V इक्वल टू ई माइनस आई आर, V इक्वल टू ई माइनस आई आर। तो V1 हो गया हमारा E माइनस E1 माइनस आई R1, आई तो सेम है ना, प्लस E2 माइनस आई R2। हमें इस इक्वेशन को इस फॉर्म में बदल लेना चाहिए। हम क्या निकाल रहे हैं, इनका इक्विवेलेंट ईएमएफ निकाल रहे हैं, यानी हम ये जानना चाहते हैं कि अगर इन दोनों की जगह एक सिंगल सेल लगा होता तो उसका ईएमएफ क्या होता। लेकिन ये दोनों जो है वो सीरीज में है रेजिस्टर,
तो वो वाले सेल का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो R1 प्लस R2 ही होता ना, क्योंकि सीरीज में वही होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सो यहां पर एक सिंगल सेल लगा हुआ है, इन दोनों की जगह एक अकेला सेल लगा है जिसका E इक्विवेलेंट मान लो और R इक्विवेलेंट मान लो EMF और रेजिस्टेंस। ठीक है, सो इसमें करंट है I, करंट तो इसमें भी वही होगा ना। तो इसके लिए जब तुम इक्वेशन बनाओगे, और ये पूरा सेल है, ये वाला, ये पूरा इन दोनों की जगह, तो ये वाला जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये क्या हो गया, V। तो इसके लिए इक्वेशन क्या बनेगी, इसके लिए इक्वेशन बनेगी V इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करो, E1 प्लस E2 माइनस I R1 प्लस R2। तो V इक्वल टू, कंपेयर करो, V की जगह V है और R इक्विवेलेंट की जगह R1 प्लस R2 है, वही तो था, होना चाहिए था। तो E इक्विवेलेंट की जगह जो आएगा वो भी तो सही होगा ना फिर। तो देयरफॉर E इक्विवेलेंट इज E1 प्लस E2। नहीं नहीं, सीरीज कॉम्बिनेशन में ये हो जाएगा। बस एक चीज का ध्यान रखना है यहाँ पे, ये दोनों सेल्स ऐसे लगे हुए हैं पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये एक दूसरे के करंट के फ्लो को सपोर्ट कर रहे हैं। ये भी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ये भी अपनी तरफ ऐसे अट्रैक्ट कर रहा है, तो करंट बढ़ जाएगा क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन इस तरफ चल पड़ेंगे। हाँ, तो माइनस, अगर ऐसे हो या फिर ऐसे हो, तो नेगेटिव माइनस, इसका ईएमएफ है E1, इसका E2। इस बार E इक्विवेलेंट होगा E1 माइनस E2, जो बड़ा है उसमें से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट कर देना, क्योंकि अपोज कर रहे हैं ना एक दूसरे की पोलैरिटी को। ये बोलता है कि ये यहां के इलेक्ट्रॉन को बोल रहा है उधर जा, ये कह रहा नहीं इधर जा, कौन जीतेगा, जो बड़ा होगा, E1 माइनस E2। तो ये है सीरीज कॉम्बिनेशन। अब पढ़ेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन, लिख लो इसको। ये दो सेल्स है, यहां से आया करंट I, अब वो I बट जाएगा दो पार्ट्स में, क्योंकि पैरेलल में करंट थोड़ी सेम होता है। अभी I बढ़ जाएगा दो पार्ट में, इस वाले सर्किट में करंट गया I1, इस वाले में गया I2, I1 I2, और ये फिर कंबाइन हो गया। बट V तो दोनों के लिए सेम रहेगा अब, बिकॉज पैरेलल में V सेम होता है। अब हम इक्वेशन लगाएं दोनों सेल्स के लिए, V इक्वल टू E1 माइनस IR1। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके तुम्हें मिलेगा I1 I2 दोनों में अलग है ना, I1 तुम्हें मिलेगा I1 R1 इक्वल टू E1 माइनस V। I1 तुम्हें मिलेगा E1 माइनस V बाय R1, E1 माइनस V बाय R1। सिमिलरली I2 तुम्हें मिलेगा E2 माइनस V बाय R2, और I क्या है I1 प्लस I2,
देखो लॉजिक क्या है डेरिवेशन का, हमको किसी भी एक इक्वेशन से स्टार्ट करके इस फॉर्म की इक्वेशन लानी है, इस फॉर्म की इक्वेशन लानी, ताकि हम कंपेयर करके निकाल सकें कि इसकी जगह क्या है। बस अब आगे की जो हमारी स्टेप्स होंगे वो इसी चीज को ध्यान में रख के हैं। आई है I1 E1 माइनस V बाय R1 प्लस E2 माइनस V बाय R2। तो आई हो गया E1 बाय R1 माइनस V बाय R1 प्लस E2 बाय R2 माइनस V बाय R2, और V हमें एक साइड चाहिए। ये V हमें एक साइड चाहिए, V को इधर ले आओ, इनका एलसीएम भी ले लो। इनका भी एलसीएम ले लो। R1 R2 माइनस आई, ये उधर गया, समझ रहे हो। बस हमको वो इक्वेशन लानी है किसी तरह से। ये कट गया, इससे आ गई इक्वेशन V इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 प्लस E2 R1 बाय R1 प्लस R2 माइनस आई R1 R2 बाय R1 प्लस R। इसको कंपेयर किया, नहीं बन गई ना, ये देखो V इक्वल टू ई इक्विवेलेंट माइनस आई इंटू आर इक्विवेलेंट। अब दोनों सेल्स पैरेलल में है, तो ऑब्वियसली उनका जो रेजिस्टेंस होगा वो तो R1 R2 बाय R1 प्लस R2 होगा ना। तो 1/R1 प्लस 1/R2 का जो एलसीएम लोगे वो यही आएगा रेसिप्रोकल करके। तो कंपेयरिंग दिस विद V इक्वल टू ई इक्विवेलेंट माइनस आई इंटू आर इक्विवेलेंट, वी गेट V इक्वल टू, सॉरी, E equivalent is E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। ये है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का, इक्विवेलेंट ईएमएफ का फॉर्मूला, बट ओनली फॉर टू सेल्स। एन सेल्स हो तो क्या करना वो मैं बताता हूं। यस, एन सेल्स फॉर्मूला क्या होता है उसको डिराइव नहीं करना है।
E इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट, n सेल्स का फॉर्मूला, n सेल्स की इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालने के लिए फॉर्मूला R इक्विवेलेंट बाय E इक्विवेलेंट E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 प्लस E3 बाय R3 डॉट डॉट डॉट। दो सेल्स के लिए यहीं से आया ये वाला, फर्स्ट और सेकंड टर्म लेकर यही आएगा। देखो आर इक्विवेलेंट क्या है, R1 R2 बाय R1 प्लस R2, उसकी जगह ये रखो और पहली दो टर्म्स लो, E1 R2 E2 R1 फिर अपॉन R1 R2। अरे दो सेल्स के लिए लगाओ, E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट क्या होगा, दो पैरेलल में लगे होंगे सेल, तो ये यही होगा ना। हाँ तो E1 R2 इसका एलसीएम लो पहली दो टर्म्स का, प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2, R1 R2 से R1 R2 कट गया, ये उधर चला गया, बन नहीं गया ये फॉर्म। एंड फॉर आइडेंटिकल सेल्स, फॉर आइडेंटिकल सेल्स, एक जैसे सेल्स जो हैं, फॉर आइडेंटिकल सेल्स E equivalent is E, R equivalent is R by N, एक जैसे होंगे ना सारे सेल्स।